मैं डॉक्टर संतोष कुमार प्रोफेसर ऑफ यूरोलॉजी हूँ एक प्रीमियर हेल्थ इंस्टीट्यूट पीजीआई चंडीगढ़ में। आज मैं इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने जा रहा हूँ A to Z अबाउट प्रोस्टेट कैंसर। प्रोस्टेट कैंसर क्या है? प्रोस्टेट एक ग्लैंड होती है जो पुरुषों में पाई जाती है। ये जन्म से ही होती है लेकिन एज के साथ ये बढ़ती जाती है और ये पेशाब में दिक्कत उत्पन्न करती है और ये कभी कैंसर में भी कन्वर्ट हो सकती है और जब ये कैंसर में कन्वर्ट होती है तो ये खतरनाक हो सकती है। तो पेशाब के थैले के निचले हिस्से में एक ग्लैंड होता है जिसे प्रोस्टेट ग्लैंड कहते हैं। ये इस ग्लैंड का पुरुषों में सेक्स और सेमेन के लिए काम आती है और ये ग्लैंड जब बड़ी होने लगती है तो पेशाब के रास्ते को नैरो कर देती है। पेशाब का रास्ता सिकुड़ जाती है, बंद हो जाती है और पेशाब में दिक्कत होने लगती है। पेशाब रुक भी सकती है, पेशाब में इन्फेक्शन भी हो सकती है, पेशाब में खून भी आ सकती है और किडनी पे भी असर पड़ सकती है बैक प्रेशर में। लेकिन जब ये नॉन कैंसरस होती है जिसे BPH या गदूदा कहते हैं तो ये केवल पेशाब की दिक्कत करती है, ये कहीं फैल नहीं सकती है। जब ये प्रोस्टेट कैंसर डेवलप हो जाती है, इसमें कैंसर के सेल आ जाते हैं तो ये कैंसर कहीं भी फैल सकती है बॉडी के किसी हिस्से में। तो ये आम तौर में जो इन्लार्जमेंट होती है प्रोस्टेट को उसे बिनाइन हाइपरप्लासिया और प्रोस्टेट कहते हैं, BPH कहते हैं, गदूदा कहते हैं, जो सिंपल पेशाब में दिक्कत उत्पन्न करता है, जिसकी समस्या का हल दवा भी होता है और दवा से जब ये ठीक नहीं होता है तो फिर सर्जरी करनी पड़ती है और दूरबीन के द्वारा नॉन कैंसरस प्रोस्टेट का सर्जरी होती है। कैंसरस प्रोस्टेट की सर्जरी दूरबीन से नहीं होती है यदि इसको जड़ से ख़त्म किया जा सकता है तो दूरबीन के द्वारा पेशाब के रास्ते से जाके इस ग्लैंड को काट के छोटे छोटे टुकड़े करके प्रोस्टेट की सर्जरी होती है और प्रोस्टेट को निकाल दी जाती है। लेकिन प्रोस्टेट का कुछ हिस्सा, बाहर वाला हिस्सा जो रुकावट नहीं करती है वो अंदर ही पड़ी रहती है, क्योंकि अंदर से ये टुकड़े टुकड़े करके निकालते हैं और रास्ते में जो रुकावट होती है उसे दूर करते हैं। इसे TURP कहते हैं या बाइपोलर सर्जरी कहते हैं या लेजर सर्जरी कहते हैं। जब लेजर यूज की जाती है, डिफरेंट एनर्जी यूज की जाती है, रिजल्ट सबका इक्वल होता है। ये पुरुषों का स्ट्रक्चर है जिसमें पेनिस है, पेशाब की थैली है, यहाँ प्रोस्टेट का ग्लैंड होता है, यहाँ अंडकोश होती है जिसे टेस्टिस कहते हैं। ये आपस में रिलेटेड होता है, एक दूसरे के फंक्शन में सहयोग करते हैं। और जब प्रोस्टेट में जो कैंसर हो जाती है तो ये यूजुअली 50 साल के एज के ऊपर के पुरुषों में होता है, 45 साल के ऊपर के पुरुषों में होता है। बचपन में ये प्रॉब्लम नहीं हो सकती है, फीमेल में ये प्रॉब्लम नहीं हो सकती है, इवन एडल्ट एज में ये प्रॉब्लम नहीं हो सकती है। 45 साल के बाद ही होती है, जो पेशाब में दिक्कत के साथ शुरू हो सकती है और कभी कभी कोई दिक्कत नहीं है फिर भी PSA बढ़ी हो सकती है और कैंसर पाई जा सकती है। तो इसके कारण क्या है? बहुत सारे कारण हैं। जैसे एज बढ़ते जाते हैं तो बॉडी में बहुत सारे चेंजेज आते हैं, वैसे ही प्रोस्टेट ग्लैंड में भी चेंजेज आती है। बॉडी में जो हार्मोन्स हैं उसमें भी चेंजेज आती है। साथ साथ हमारा इन्वायरमेंट में जो चेंज हो रही है, इन्वायरमेंट में जो केमिकल्स हैं, इंसेक्टिसाइड्स हैं, पॉल्यूशन है, पुरुषों में जीन्स है, जिन में कोई डिफेक्ट है, जेनेटिकली हेरिडिटरी भी ये कैंसर हो सकती है। जीन से जिनके फैमिली में प्रोस्टेट कैंसर है उनके बच्चों को भी प्रोस्टेट कैंसर हो सकती है। किसी के दादाजी को प्रोस्टेट कैंसर है तो उसके फादर को भी प्रोस्टेट कैंसर होने का चांस हो सकता है और 45-40 साल के बाद उन्हें भी प्रोस्टेट कैंसर होने का चांस हो सकता है। कुछ एरिया में पहले प्रोस्टेट कैंसर ज़्यादा होते थे लेकिन खान पान के ढंग अब बदलने के कारण हर जगह प्रोस्टेट कैंसर इंक्रीज हुई है। साथ साथ ज़िंदगी की अवधि बढ़ने के साथ साथ ये प्रोस्टेट कैंसर भी इंसिडेंस काफ़ी बढ़ा हुआ है। तो उम्र के बढ़ने के साथ प्रोस्टेट कैंसर होना शुरू हो जाता है।
आहार में ग्रीन वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स की कमी भी प्रोस्टेट कैंसर का कारण हो सकता है, और रेड मीट, हैवी एनिमल फैट्स खाने से भी प्रोस्टेट कैंसर हो सकती है। जेनेटिक प्रॉब्लम के कारण भी प्रोस्टेट कैंसर हो सकती है। इसके अलावा एक्सेस फैटी डाइट, बहुत ही ज़्यादा चीज़ बटर आप ले रहे हैं, दूध प्रोडक्ट बहुत ही ज़्यादा ले रहे हैं, तो भी एक कारण पाया गया है। रसायन इंसेक्टिसाइड का आजकल यूज होना बहुत कॉमन हो गया है, ये भी इसमें एक काम करता है। और हार्मोन्स जो बॉडी में चेंज होते हैं उसका भी इफेक्ट होता है। और फैमिली हिस्ट्री है किसी को प्रोस्टेट कैंसर का, तो उसके बच्चे को भी प्रोस्टेट कैंसर होने के चांस ज़्यादा होते हैं। इनके सिम्टम्स क्या हैं? लोग कहेंगे कि आखिर ये प्रोस्टेट कैंसर कैसे पता चलेगा हमें प्रोस्टेट कैंसर है? तो 45-50 साल के ऊपर के पुरुषों में यदि कोई सिम्टम्स नहीं है, बिना सिम्टम्स के भी यदि PSA टेस्ट करते हैं तो कभी कभी प्रोस्टेट कैंसर डिटेक्ट हो जाता है। या एनुअल जो स्क्रीनिंग होती है PSA टेस्ट की, तो उसमें भी प्रोस्टेट कैंसर डिटेक्ट हो जाता है। इसकी सिम्टम्स जो होती है, कोई सिम्टम्स नहीं भी हो सकती है। पेशाब में रुकावट आ सकती है, बार बार पेशाब आ सकता है, पेशाब में इन्फेक्शन हो सकती है, पेशाब में खून आ सकती है, कभी पेशाब बंद हो सकती है, और कभी रीढ़ की हड्डी में दर्द होना भी इनका प्रेजेंटेशन होता है, क्योंकि ये चुपके से ये कैंसर कहीं से कहीं फैल गई होती है। और कभी कभी ये किडनी की नली को भी दबा देती है, जिससे किडनी फेल्योर भी हो जाती है। जैसे मैंने बताया था कि रीढ़ की हड्डी में ये कैंसर पहुंच जाती है तो रीढ़ की हड्डी में दर्द होती है, कहीं शरीर के किसी भी हड्डी में ये कैंसर पहुंच सकती है। और पेशाब में दर्द होना, पेशाब में रुकावट होना, कभी कभी सेमेन में या वेड़ में खून आना भी इसके सिम्टम्स लक्षण हो सकते हैं। ये देखिए, पेशाब के थैले में बिल्कुल रुकावट कर दिया है प्रोस्टेट का बढ़ना या प्रोस्टेट कैंसर, जिससे पेशाब बंद हो सकती है और पेशाब की थैली फूल जाती है और कैथेटर डालने की ज़रूरत पड़ सकती है। तो प्रोस्टेट कैंसर के कारण जब पेशाब रुक जाती है तो इमरजेंसी सर्जरी की ज़रूरत नहीं होती है। कैथेटर डालने के बाद, टेस्ट करने के बाद, PSA टेस्ट करने के बाद ये देखा जाता है कि PSA तो बढ़ी नहीं है। यदि PSA बढ़ी हुई है तो फर्दर सारे टेस्ट के बाद ही सर्जरी कराने चाहिए, क्योंकि यदि PSA बढ़ी है तो दूरबीन से सर्जरी करा दिया तो ये सर्जरी अननेसेसरी हो सकती है। क्योंकि यदि प्रोस्टेट कैंसर है और कैंसर नहीं फैली है तो रोबोटिक रेडिकल प्रोस्टेक्टोमी इसका क्योर, इस कैंसर का क्योर रोबोटिक रेडिकल प्रोस्टेक्टोमी के द्वारा संभव है। जड़ से हटाने से ये कैंसर क्योर हो सकती है। तो पेशाब रुक जाने के बाद पेशाब की नली लगानी पड़ती है। ये देख रहे हैं आप, पेशाब की नली लग गई है। और कभी कभी पेशाब में इन्फेक्शन हो सकती है तो पेशाब में पस भी आ सकती है। ये प्रोस्टेट कैंसर के लक्षण हो सकते हैं। और जैसा हमने बताया कि प्रोस्टेट कैंसर जब किडनी की नली को ब्लॉक कर देती है, क्योंकि किडनी पेशाब का रास्ता और किडनी की नली जो खुलती है प्रोस्टेट के आजू बाजू में खुलती है, आसपास में खुलती है। और ये प्रोस्टेट कैंसर जब बढ़ती है तो किडनी की नली से, जिससे यूरिन आती है किडनी से, उसको ब्लॉक कर देती है। तो कभी कभी PCN डालना पड़ता है, परक्यूटेनियस नेफ्रोस्टोमी, या पेट के रास्ते से किडनी में एक ट्यूब डाल के किडनी को डाइवर्ट किया जाता है कि यूरिन आती रहे और पेशेंट की ज़िंदगी बची हुई रहे। और संभव होता है तो पेशाब के रास्ते से कभी कभी स्टेंट भी डाल सकते हैं, लेकिन कभी कभी स्टेंट डालना संभव नहीं होता है, क्योंकि पेशाब की नली पे ट्यूमर जमा होता है और पेशाब की नली दिखती भी नहीं है, काटने के बावजूद भी नहीं दिखती है। और यदि दिख गई तो स्टेंट डालने से नीचे से यूरिन आ सकती है, लेकिन कभी कभी स्टेंट काम भी नहीं करती है। और जैसा हमने बताया कि कभी कभी पेशाब में ब्लड आना भी एक प्रेजेंटेशन हो सकता है प्रोस्टेट कैंसर में। प्रोस्टेट कैंसर के मरीज में जिसमें
जड़ से प्रोस्टेट कैंसर नहीं निकली है, उसमें कभी कभी पेशाब में बार बार खून आना एक महत्वपूर्ण समस्या होती है। जैसा ये देख रहे हैं, पेशाब वाश बेसिन में गए, ये पेशाब के नली थैले से पेशाब में खून आ रहा है। और ये देखिए, जैसे हमने बताया, रीढ़ की हड्डी में कहीं भी रीढ़ की हड्डी में ये जा सकती है, ये कैंसर, प्रोस्टेट कैंसर। तो लोगों को इस तरह की दर्द हो सकती है। तो रीढ़ की हड्डी में दर्द, बैक की हड्डी में दर्द, कहीं भी दर्द प्रोस्टेट कैंसर फैले हुए होने का लक्षण है। ये देखिए, प्रोस्टेट कैंसर के स्टेज क्या होते हैं। स्टेज 1, 2, इसमें प्रोस्टेट के अंदर ही कैंसर होती है और रोबोटिक रेडिकल प्रोस्टेक्टोमी के द्वारा 100%, ऑलमोस्ट 100% सक्सेस प्राप्त किया जा सकता है। मतलब आप स्टेज 1, स्टेज 2 में रोबोटिक सर्जरी कर दिए तो वो पेशेंट क्योर होने की संभावना ऑलमोस्ट 100% है। स्टेज 3 में, जैसे कि कैंसर प्रोस्टेट से बाहर निकलना शुरू हो रहा है, ऐसे स्टेज में न्यू एडजुवेंट ट्रीटमेंट देते हैं, कुछ हार्मोनल ट्रीटमेंट की ज़रूरत होती है और रोबोटिक सर्जरी संभव है तो रोबोटिक सर्जरी किया जा सकता है। और रोबोटिक सर्जरी के बाद फिर ये देखना पड़ता है कि कुछ और एडिशनल ट्रीटमेंट की ज़रूरत है तो नहीं, क्योंकि स्टेज 3 में मल्टीपल 3 तरह की ट्रीटमेंट करने की ज़रूरत होती है। स्टेज 1, 2 में रोबोटिक रेडिकल प्रोस्टेक्टोमी कर दिए और कुछ करने की यूजुअली ज़रूरत नहीं पड़ती है, लेकिन स्टेज 3 में 3 तरह की ट्रीटमेंट ज़रूरत पड़ती है। हार्मोनल ट्रीटमेंट, रेडिकल प्रोस्टेक्टोमी और एडजुवेंट रेडिएशन और कीमोथेरेपी और एडिशनल ट्रीटमेंट की ज़रूरत होती है। स्टेज 4 डिजीज, इसका मतलब है कि प्रोस्टेट कैंसर जो है प्रोस्टेट से बाहर चली गई है, पेशाब के रास्ते में आ गई है, ब्लैडर में चली गई है, किडनी की नली को ब्लॉक कर दी है और इसके अलावा हड्डी में चली गई, बोन में फैल गई है, लिम्फ नोड में फैल गई है, कभी लीवर में भी फैल सकती है और ब्रेन में भी फैल सकती है। तो इसे स्टेज 4 कहते हैं। लेकिन स्टेज 4 के भी कैंसर पेशेंट को यदि हम एग्रेसिव ट्रीट करते हैं तो अच्छे ज़िंदगी की आशा है। ऐसा नहीं कि हमारी डिजीज फैली हुई है तो हम अब चल दिए, ऐसी बात नहीं होती है। उन्हें हिम्मत रखने की ज़रूरत होती है, इस कैंसर से फाइट करने का जज्बा होना चाहिए। तो अब उसके लिए ट्रीटमेंट हम फिर आगे मैं बताऊंगा। लेकिन अब हम बात करते हैं हम किस टेस्ट के द्वारा पता करें कि ये कैंसर है या नहीं। तो सबसे महत्वपूर्ण टेस्ट है 45 साल और 50 साल से ऊपर के पुरुषों में यदि पेशाब की दिक्कत होती है या फैमिली हिस्ट्री प्रोस्टेट कैंसर की है तो PSA एक सिंपल ब्लड टेस्ट है, वो कराते हैं। कोई भी प्रोस्टेट की प्रॉब्लम है, कैंसरस हो या ना हो, दवा खाने से पहले PSA ज़रूर करानी चाहिए, क्योंकि इससे ये पता चल सकता है कि ये सिंपल BPH है या प्रोस्टेट कैंसर है, क्योंकि दोनों का ट्रीटमेंट काफ़ी डिफरेंट होता है। इसके अलावा हाँ, PSA टेस्ट में यदि PSA बढ़ी हुई है, फिर या तो टट्टी के रास्ते पर रेक्टल रूट से प्रोस्टेट ग्लैंड्स में निडल डाल के उसका टेस्ट करते हैं, जिसे बायोप्सी कही जाती है। कभी कभी इसे जहाँ PSA में पेट अवेलेबल है, जैसे PGI में अवेलेबल है, तो पेट गाइडेड बायोप्सी हो जाती है। PSA में पेट से देखते हैं कि कहाँ पे डॉट है कैंसर का, कौन सा एरिया विजिबल दिख रहा है कैंसर का, तो उसे टारगेट करके भी बायोप्सी कर सकते हैं। उसके अलावा टेस्ट होती है MRI एंड PSMA पेट। PSMA पेट, ये PSMA पेट स्कैन होती है, उससे देखते हैं कि ये कैंसर कहाँ फैली हुई है, क्योंकि प्रोस्टेट ग्लैंड से निकल के ये बहुत सारे लिम्फ नोड होते हैं पेट में, उसमें जाती है और फिर रीढ़ की हड्डियों में जाती है, रिब में जाती है, घुटने की पैर की हड्डी में जा सकती है, कहीं भी जा सकती है।
तो ये सारे स्पॉट जो देख रहे हैं ये PSA पेट स्कैन पे ये दिखाता है कि ये कैंसर फैला हुआ है। यहाँ ब्लैक स्पॉट देख रहे हैं, वहाँ येलो स्पॉट देख रहे हैं, वो दिखाता है कि ये प्रोस्टेट ग्लैंड का कैंसर हड्डियों में भी फैली हुई है। तो PSA पेट के द्वारा ये पता करते हैं ये कैंसर प्रोस्टेट में है या प्रोस्टेट के अलावा ये लिम्फ नोड में गई है या लिम्फ नोड के अलावा ये बोन्स में गए हैं, कहाँ कहाँ ये कैंसर फैली हुई है। अब मैं ट्रीटमेंट पे आता हूँ। जैसा हमने पहले भी बताया कि स्टेज 1 और 2 डिजीज है, इसे रोबोटिक रेडिकल प्रोस्टेक्टोमी द्वारा कंप्लीट क्योर किया जा सकता है। स्टेज 3 डिजीज में मल्टी मोडेलिटी ट्रीटमेंट की ज़रूरत पड़ती है कि आपने हार्मोनल ट्रीटमेंट दिया और कैंसर को डाउन स्टेज किया कि कैंसर ऑपरेबल हो गई, डाउन स्टेज करने के बाद इंजेक्शन और दवा देने के बाद फिर उसे आप निकाल दिया रोबोटिक रेडिकल प्रोस्टेक्टोमी के द्वारा। और जब कैंसर निकल गई उसके बाद फिर एसेस किया कि एडिशनल ट्रीटमेंट की ज़रूरत है या नहीं है, एडजुवेंट ट्रीटमेंट की ज़रूरत है या नहीं है। दूसरी ट्रीटमेंट जो है रेडियोथेरेपी है, इससे इन्फीरियर है। पेशेंट को पेशाब की या अन्य तरह की दिक्कत होती रहती है। और हार्मोनल ट्रीटमेंट है, ये स्टेज 3 में एडजुवेंट की ज़रूरत पड़ती है। अब मैं बात करता हूँ फैले हुए कैंसर की। जो कैंसर फैला हुआ है उसमें क्या करना है। जो कैंसर फैली हुई है उसके लिए भी हार्मोनल ट्रीटमेंट की ज़रूरत पड़ती है और डिफरेंट तरह के ट्रीटमेंट की ज़रूरत पड़ती है। उसे एग्रेसिव रूप से ट्रीट करना पड़ता है। उसकी फूड की सप्लाई, ये सारे ट्रीटमेंट जो है हार्मोनल ट्रीटमेंट या अन्य तरह के एंटी एंड्रोजन ट्रीटमेंट है, वो 3 तरह के होते हैं मेन मेडिसिन। इसके अलावा कैल्शियम, विटामिन डी या अन्य तरह के ट्रीटमेंट जो होते हैं वो सपोर्टिव ट्रीटमेंट होते हैं। कभी कभी हीमोग्लोबिन कम होती है, उसके लिए हिमेटेनिक्स देने की ज़रूरत पड़ती है। कैल्शियम और विटामिन डी बोन को मजबूत करने के लिए ज़रूरत होती है। बोन में सीमेंट बढ़ाने के लिए जोलिड्रोनिक एसिड या अन्य तरह के इंजेक्शन की ज़रूरत पड़ती है। ये सपोर्टिव ट्रीटमेंट है। तो जैसे बताया कैल्शियम, विटामिन डी, जोलिड्रोनिक एसिड की ये हड्डी जो है बोन में जो कैंसर गई है तो बोन फ्रैक्चर होने के, टूटने के चांस होते हैं। बोनी पेन से ये पेशेंट प्रेजेंट करते हैं, तो इसके लिए ट्रीटमेंट की ज़रूरत है। अब मैं बात करता हूँ उन पेशेंट को जिनकी बीमारी फैली हुई नहीं है। तो ये रोबोट है, रोबोट्स के आर्म्स एब्डोमेन में जाते हैं, सर्जन यहाँ बैठते हैं और ये प्रोस्टेट कैंसर है, इसमें रोबोटिक सर्जरी के द्वारा स्टेज 1, 2, अर्ली 3 में ये प्रोस्टेट ग्लैंड को जड़ से काट के निकाल देते हैं। ये देखिए, ये मैं रोबोटिक सर्जरी कर रहा हूँ और ये पेशेंट के अंदर ये सारे मशीन गए हैं, आर्म्स गए हैं और इसके द्वारा ये देखिए, ये प्रोस्टेट कैंसर है। ये पेशाब की थैली है, ये पेशाब का रास्ता है जिसे मूत्र मार्ग या यूरेथ्रा कहते हैं। ये पेशाब की थैली है, बीच में ये प्रोस्टेट ग्लैंड है। ये प्रोस्टेट ग्लैंड में बहुत सारे नर्व और खून की नली होती है और नर्व की सप्लाई होती है। ये रोबोटिक आर्म में इंस्ट्रूमेंट होते हैं। ये प्रोस्टेट को बिल्कुल तरह जड़ से हमने निकाल दिया और ये ब्लाडर है, ये पेशाब का रास्ता है, यूरेथ्रा है, इसे आपस में कनेक्ट कर दिया, जोड़ दिया, सुचर कर दिया, एनास्टोमोसिस कर दिया कि पेशाब का मूत्र मार्ग जो है, पेशाब का रास्ता है, वापस रेस्टोर हो जाए। तो मैंने जैसे बताया कि रोबोटिक सर्जरी मेन ट्रीटमेंट है जो कैंसर फैली नहीं है, लेकिन कभी कभी एडजुवेंट ट्रीटमेंट की ज़रूरत पड़ सकती है। वो डिपेंड करता है कि ये कैंसर में लिम्फोवैस्कुलर इन्वेजन है या नहीं है, मार्जिन पॉजिटिव है, निगेटिव है या नहीं है, या अन्य तरह के कारण होते हैं। तो कैंसर जो फैली हुई है, शरीर के डिफरेंट हिस्सों में फैली हुई है, प्रोस्टेट कैंसर, उसके लिए क्या करते हैं। तो जैसे हमने बताया, कैंसर सेल जो है वो कुछ खाने पे डिपेंड करता है, कुछ उसके लिए
आहार चाहिए, फूड मटेरियल चाहिए। वो मेल सेक्स हार्मोन जो होते हैं, टेस्टोस्टेरोन होते हैं, वो उनके लिए फूड का काम करता है। तो हार्मोनल ट्रीटमेंट के द्वारा उसकी सप्लाई को ब्लॉक कर देते हैं। वो एंटी एंड्रोजन होता है और LHRH एनालॉग या एंटागोनिस्ट होता है, जो कि उसकी जो टेस्टोस्टेरोन है उसके फॉर्मेशन को रोकता है या बायलैटरल ऑर्किडेक्टोमी के द्वारा उसकी सप्लाई को कम करते हैं। इसके अलावा अन्य तरह के 3 तरह के ट्रीटमेंट होते हैं। ट्रिपल थेरेपी, जो कि एंजालुटामाइड एंड एविराट्रोन है। एंजालुटामाइड, एविराट्रोन, ठीक है, ये ट्रीटमेंट साथ में देने की कभी कभी ज़रूरत होती है। और कभी कभी एग्रेसिव ट्रीटमेंट कैंसर है, बहुत ही ज़्यादा सिम्टम्स है, तो पेशेंट को स्टेबलाइज करने के बाद कीमो की भी ज़रूरत पड़ती है। और जिनकी जेनेटिक प्रॉब्लम के कारण कैंसर में एग्रेसिवनेस है, तो उसके लिए पार्प इनहिबिटर ओलापेरिब भी देते हैं। तो जैसे हमने बताया, LHRH एनालॉग और एंटागोनिस्ट की इंजेक्शन जो 3 महीने पे चलती है। इसके अलावा एविराट्रोन या एंजालुटामाइड की ज़रूरत पड़ती है। और जेनेटिक कैंसर के लिए ओलापेरिब की ज़रूरत पड़ती है। हड्डी को मजबूत करने के लिए विटामिन डी, कैल्शियम और जोलिडोनिक एसिड के इंजेक्शन की भी ज़रूरत पड़ती है। कभी कभी किसी एरिया में बहुत ज़्यादा पेन है तो उस एरिया में रेडिएशन भी दे सकते हैं, क्योंकि पूरे बॉडी में कैंसर फैली है तो पूरे बॉडी में रेडिएशन नहीं दे सकते हैं, क्योंकि पूरे बॉडी में रेडिएशन देंगे तो पेशेंट तुरंत प्रॉब्लम आ जाएगी। तो हमने जैसे बताया कि इनिशियली जब ट्रीटमेंट शुरू करते हैं, एग्रेसिव ट्रीटमेंट शुरू करते हैं, तो ट्रिपल थेरेपी शुरू करते हैं। और कभी कभी इसके बावजूद भी PSA बढ़ना शुरू हो जाता है। जब PSA बढ़ना शुरू हो जाता है तो एडिशनल ट्रीटमेंट की ज़रूरत पड़ती है। तो PSA से इस कैंसर को मॉनिटर करते हैं और कभी कभी PSA में पेट भी रिपीट करनी पड़ती है, क्योंकि ये कैंसर बॉडी के डिफरेंट हिस्से में फैली हुई है। किसी आदमी की ज़िंदगी की अवधि फैले हुए प्रोस्टेट कैंसर में वो पूछते हैं कि हमारी ज़िंदगी कितनी है। तो ये बहुत, आखिर इस प्रश्न का उत्तर देना काफ़ी कठिन होता है। फिर भी यदि ये प्रोस्टेट ग्लैंड कैंसर जो फैली हुई है और ये कैंसर यदि फेफड़े में फैल गई है तो 1.5 साल के अबाउट वो जीवित रह सकते हैं। लीवर में फैली हुई है तो 1 साल से ज़्यादा जिंदा रहना मुश्किल होता है। केवल बोन और लिम्फ नोड में फैली हुई है तो 2 साल 3 साल की ज़िंदगी संभव है एग्रेसिव ट्रीटमेंट के द्वारा। फिर भी ये कोई फार्मूला नहीं है, ये डिपेंड करता है कि ये कैंसर जो है, प्रोस्टेट कैंसर जो फैली हुई है, वो कितना एग्रेसिव है और हम जो ट्रीटमेंट कर रहे हैं वो कितना एग्रेसिव ट्रीटमेंट कर रहे हैं। इसके साथ साथ पेशेंट का रेस्पॉन्स कैसा है। किसी का रेस्पॉन्स बहुत अच्छा है, PSA 0 के नीचे चली गई ट्रीटमेंट के बाद, तो उसमें रेस्पॉन्स अच्छे और लंबे समय तक होने की आशा है। ठीक है, तो ये जैसे हमने डिफरेंट ट्रीटमेंट बताया, एविराट्रोन बताया, डोसीटैक्सेल बताया, एंजालुटामाइड बताया, ठीक है, ये सारे कैंसर के डिफरेंट तरह के ट्रीटमेंट है। लेकिन एक महत्वपूर्ण चीज़ है, जिन पेशेंट को कैंसर फैली हुई है उन्हें दवा चलने के साथ खान पान, हमारी एक वीडियो है जो खान पान पे पूरी बनी हुई है कि इन पेशेंट को क्या खाना चाहिए। इसके साथ साथ रेगुलर वॉक या डे टू डे एक्टिविटी रखनी चाहिए, पॉजिटिव रहना चाहिए, थोड़े देर सन में एक्सपोज होने चाहिए, ग्रीन फ्रूट एंड वेजिटेबल्स लेने चाहिए, कैल्शियम एंड विटामिन्स जो होते हैं बोन के मजबूत करने के लिए वो लेनी चाहिए।
और ये जो एक्सरसाइज देख रहे हैं, ये एक्सरसाइज अवॉइड करना चाहिए। जिनकी प्रोस्टेट कैंसर रीढ़ की हड्डी में फैली हुई है, रीढ़ की हड्डी पे कोई स्ट्रेन नहीं आना चाहिए। अब मैं आता हूँ कि ये कैंसर का प्रिवेंशन संभव है, तो कुछ चीज़ के द्वारा, कुछ डे टू डे एक्टिविटी के द्वारा हम प्रोस्टेट कैंसर के होने के चांस को घटा सकते हैं। तो वो क्या है, आप सन एक्सपोजर में जाएं, अपने वज़न को कंट्रोल रखें, एक्सेस फैट जमा ना होने दें, एक्सेस फैट और एनिमल मीट, जो एनिमल रेड मीट होते हैं वो अवॉइड करें, रेगुलर एक्सरसाइज करें, योगा करें, थोड़ा सा वॉक और रनिंग कर ले, नियमित एक्सरसाइज करें। इसके साथ आप खाने में ये सारे चीज़, कलरफुल चीज़ को शामिल करें। ब्रोकोली ऑर्गेनिक हो तो बेस्ट है, क्योंकि आजकल इंसेक्टिसाइड वाले फूड भी कैंसर करवाते हैं, तो ये सारे बहुत इम्पोर्टेंट है। पोमोग्रेनेट हो गया, टोमेटोज में लिकोपिन होता है, और ये सारे रेड और ब्लू ब्लैक सारे फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स है। इसमें बहुत सारे जो कैंसर प्रतिरोधी केमिकल्स होते हैं, जो कि इस कैंसर से फाइट करते हैं और लड़ते हैं और इसे प्रिवेंट करते हैं। फिर जो हमारे किचन में जो मसाला यूज होते हैं, गार्लिक, जिंजर, अदरक, लहसुन और हल्दी, इवन रेड चिली, फ्रूट्स में स्ट्रॉबेरी, ब्लैक ये, और जो दाल होते हैं और सोयाबीन होते हैं, ये कैंसर को प्रिवेंट करते हैं। इसके अलावा आप पॉजिटिव लाइफ के प्रति आपका एटीट्यूड कितना पॉजिटिव है, प्रेयर और पीस, मेडिटेशन, ये सारे हेल्प करते हैं आपको कैंसर से फाइट करने के लिए, कैंसर को प्रिवेंट करने के लिए। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है। पीजीआई में मैं हूँ, पीजीआई चंडीगढ़ में एक प्रीमियर इंस्टीट्यूट है, तो आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। पीजीआई में आपको कुछ मदद हो सकती है तो मैं वक्त रहते, यदि जितनी मदद हो सकती है आप मैसेज कर सकते हैं, मैं मदद करने का कोशिश करूँगा। धन्यवाद, थैंक यू।